हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग स्टार ऑफ मैथमेटिक्स। हम अपनी सीरीज में एस सी मलिक की बुक पढ़ रहे हैं। ये हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है और कल उसका 8 सेक्शन किया था हमने। उसकी एक्सरसाइज हम आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो भी जितना भी ये चैप्टर रहता है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 + 2 √n + 1 बाय √n + 1 इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ से n को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास बनेगा 3 √n + 2 √1 + 1 बाय n, ठीक है। और बाय में से लिया अगर √n तो ये बना 1 + 1 बाय n। तो अब हम पुट करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। √n से √n कैंसिल हो जाएगा और जैसे ही हम यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, क्योंकि ये हमारा अगर n हमारा इन्फिनिटी को जाता है तो 1/n हमारा 0 की तरफ जाएगा, तो 1/√n भी हमारा 0 की तरफ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, लेकिन जो ये 2 बाहर पड़ा हुआ है ये इसकी वैल्यू होगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 + 2 √n + 1 बाय √n + 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n² - 5 बाय 3n² + 7n। तो यहाँ से जैसे ही हम n² कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 - 5 बाय n² बाय n² कॉमन लिया 3 + 7 बाय n। तो अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जैसे ही हम पुट करेंगे यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो 5/n² है ये 0 की तरफ टेंड करेगा और 7/n भी 0 की तरफ टेंड करेगा, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी 2/3। तो जो मेरा सेकेंड क्वेश्चन था उसका आंसर आया 2/3। नेक्स्ट हमारा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + n/n²। तो अब n टर्म्स का सम, फर्स्ट n टर्म्स का सम होता है हमारे पास n × n + 1/2 और बाय में n² पड़ा हुआ है साथ में, और लिमिट अप्लाई करनी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही यहाँ से n कॉमन लिए तो ये बना 1 + 1/n बाय n²/2। n² से n² कैंसिल हो जाएगा और जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जो 1/n है ये 0 की तरफ टेंड करेगा, तो यहाँ से आंसर मिलेगा 1/2, ठीक है। यहाँ तक 3rd क्वेश्चन तक हमारे हो गए हैं। 4th में क्या है, हमें एक AP सीरीज गिवन है जिसका जो डिफरेंस है वो 2 है। तो AP सीरीज का फार्मूला लगा के वहाँ से n² कॉमन लेके ऊपर जो भी वैल्यू आएगी n² से n² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 1 वैल्यू आ जाएगी। ये आप थोड़ा ट्राई करना, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ इसमें AP सीरीज का सम लिखना है क्या होता है और n² कॉमन लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √n + 1। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ है ये, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे तो वो n + 1 - √n इंटू √n + 1 + √n बाय √n + 1 + √n। तो ये मेरे पास बनेगा n + 1 - n बाय √n + 1 - √n। n से n कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से हमें 0 मिलेगी। तो जो 5th क्वेश्चन है हमारा, उसकी जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू आएगी वो हमारी 0 आएगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सो डैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an = 0 इम्प्लाई करता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mod an = mod an। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस an है, अगर वो a को कन्वर्ज कर रही है तो जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमारी मोड a को कन्वर्ज करेगी। लेकिन इसका कन्वर्स हमारे पास ट्रू नहीं होता। फॉर एग्जांपल an ले लेते हैं -1n, जो हमारा मोड an है वो हमारा 1 को कन्वर्ज करता है, लेकिन जो सीक्वेंस है वो हमारी 1 को कन्वर्ज नहीं करती। तो इसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं जो इसने नेक्स्ट पार्ट में पूछा है, प्रूव डैट इट कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं -1n -1n इंटू 1 + 1/n। तो ये 2 एग्जाम्पल हम यहाँ दे सकते हैं कि जो हमारा मोड an है वो तो हमारा a को कन्वर्ज कर रहा है मोड a को, लेकिन जो an की वैल्यू है वो a को कन्वर्ज नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारे पास है 3rd, इफ an
कन्वर्ज एंड बी एन डाइवर्स, की जो ए एन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है, इट मीन्स लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन। मान लेते हैं कि ए को कन्वर्ज कर रही है, ए आ रहा है, लेकिन जो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन है वो डाइवर्स कर रही है, या तो प्लस इन्फिनिटी आ रहा होगा या माइनस इन्फिनिटी आ रहा होगा। हमें शो करना है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन हमारा 0 आता है, तो इसको हम डोमिनेटिंग बिहेवियर से चेक करेंगे। डोमिनेटिंग बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि जो हमारी नीचे वाली जो सीक्वेंस गिवन है वो ज़्यादा जल्दी हमारी इन्फिनिटी को जा रही है, और अगर ज़्यादा जल्दी नीचे वाला नंबर इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है तो जो ये पूरी हमारी सीक्वेंस आती है वो 0 की तरफ जाती है। तो ये हमारा यहाँ से फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा, और इसको हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। हम लेंगे ए एन बाई बी एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन शो कर देंगे, और ए एन के कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन यूज करेंगे, ए एन माइनस एल। मान लेते हैं एल को कन्वर्ज करिए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। हम इसको इस वे से भी प्रूफ कर सकते हैं, और हम जनरली वैसे सोच भी सकते हैं कि जो हमारी बी एन है वो हमारी ज़्यादा जल्दी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और जब भी नीचे वाला नंबर इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो जो पूरी की पूरी हमारी सीक्वेंस होती है वो 0 की तरफ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ए एन प्लस बी एन इज डाइवर्जेंट। अगर हमारी ए एन कन्वर्जेंट है लेकिन जो बी एन है हमारी वो हमारी डाइवर्जेंट है, तो जो डाइवर्जेंट है अगर ये इन्फिनिटी को जा रही है, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो तो इन्फिनिटी की तरफ ही लेके जाएगा। तो अगर एक भी सीक्वेंस जो ए एन और बी एन में से डाइवर्जेंट है तो उनका सम हमारा डाइवर्जेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास 9th सेक्शन में है सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। If limit n tends to infinity a n is equal to a and a n greater than equal to 0, कि हमारे पास जो सीक्वेंस है लिमिट n tends to infinity a n वो a को कन्वर्ज कर रही है, और सीक्वेंस की हर एक टर्म 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है फॉर ऑल n, देन a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें प्रूफ करना है कि जिस नंबर को ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से इसका प्रूफ देख लेते हैं। वैसे CSIR नेट में हमें सिर्फ इस रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक बार प्रूफ देखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू a, देयरफॉर फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a n माइनस a लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अगर हमारी जो सीक्वेंस है ए एन अगर वो ए को कन्वर्ज कर रही है तो उसके कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन यूज करेंगे कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और जब भी इस टाइप की इनइक्वालिटी होती है तो हम लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से आएगा a माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। तो जो हमारा a n माइनस एप्सिलॉन है a माइनस एप्सिलॉन लेस देन a n लेस देन a प्लस एप्सिलॉन, इस टाइप की आ जाएगी हमारे पास। लेट अस सेलेक्ट एप्सिलॉन is equal to minus 1 by 2a so that corresponding to epsilon is equal to minus 1 by 2a there exists positive integer m1 such that, अब एप्सिलॉन है ना हमने कंसीडर कर लिया कि उसकी वैल्यू 1 by 2a है, तो जैसे ही इसमें पुट की तो हमारे पास आया 3 by 2a लेस देन a n लेस देन a by 2। तो यहाँ से हमें एक इनइक्वालिटी मिली कि a n है मेरा वो लेस देन रहेगा a by 2 से। सिंस अगर a मेरा लेस देन 0 है इट फॉलोज डैट a n लेस देन 0। तो यहाँ से जो कंडीशन आई है ए एन लेस देन ए बाई 2, मैंने मान के चली थी मैं कि जो ए एन है वो मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, और प्रूव करना था कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर यहाँ मैं ये मान लूँ कि जो ए है मेरा वो लेस देन 0 है तो इट मीन्स जो मेरा ए एन है वो भी लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है कि ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कि सीक्वेंस की हर एक टर्म 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल हो सकती है। हमें प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज करती है जिस नंबर पर वो भी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर दिस सपोजिशन इज रॉन्ग, ए इज नॉट लेस देन 0। सो यहाँ से हमारे पास आया कि ए हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ ए एन एंड बी एन बी ए टू सीक्वेंसेस सच डैट कि जो सीक्वेंस ए एन है उसकी हर एक टर्म छोटी या इक्वल है बी एन की हर एक टर्म से फॉर ऑल एन। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है एंड लिमिट बी एन टेंड्स टू बी को कन्वर्ज कर रही है। तो हमें प्रूव करना है कि अगर हमारे पास ए एन एंड बी एन दो सीक्वेंसेस हैं और ए एन सीक्वेंस की हर एक टर्म बी एन की सीक्वेंस से छोटी है
तो हमें प्रूव करना है कि जिस नंबर को ये कन्वर्ज करती है उसके लिए भी ये इनइक्वालिटी सेम रहती है, a लेस देन और इक्वल टू b। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट इफ पॉसिबल, हमें प्रूफ करना है कि a लेस देन और इक्वल टू b होता है। हम मान के चलें कि a ग्रेटर देन b है। लेट इफ पॉसिबल a ग्रेटर देन b, तो हमने एप्सिलन हमारा एक पॉजिटिव नंबर होता है, मान लिया a माइनस बी इज इक्वल टू 3 एप्सिलन। सो द नेबरहुड b माइनस एप्सिलन कोमा b प्लस एप्सिलन और a माइनस एप्सिलन a प्लस एप्सिलन ऑफ b एंड a रिस्पेक्टिवली आर डिसजॉइंट। अगर a माइनस b के बीच में 3 एप्सिलन का डिफरेंस है तो जो इनकी नेबरहुड है a और b की, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा b की नेबरहुड के और a की नेबरहुड में, क्योंकि a और b के बीच में 3 एप्सिलन का डिफरेंस है। ठीक है। Next, since a and bn converge to a and b respectively, therefore corresponding to epsilon, there exist integers m1 and m2 such that a minus epsilon less than a and less than a plus epsilon for all n greater than equal to m1। तो यहाँ से ये हमने डेफिनेशन यूज़ की कि जब हमारी जो सीक्वेंस है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n a को कन्वर्ज करती है। सेकंड हमने यूज़ की जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b n b को कन्वर्ज करती है। तो यहाँ से मेरे पास आया a माइनस एप्सिलन लेस देन a n लेस देन a प्लस एप्सिलन। नेक्स्ट b माइनस एप्सिलन लेस देन b n लेस देन b प्लस एप्सिलन। अब यहाँ से मानना कि जो m है हमारे पास वो मेरा मैक्सिमम है m1 कोमा m2 से। सो जो यहाँ m1 और m2 लिख रहे थे, अब इनकी जगह हम m लिख सकते हैं, यानी a n बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस एप्सिलन कोमा a प्लस एप्सिलन। नेक्स्ट b n बिलोंग्स टू b माइनस एप्सिलन कोमा b प्लस एप्सिलन। अब हमें गिवन यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये आया कि जो बी एन है वो लेस देन हो जाएगा ए एन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, लेकिन ये तो हमारी कंट्राडिक्शन होगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो ए एन है लेस देन इक्वल टू बी एन है, कि ए एन की हर एक टर्म सीक्वेंस बी एन की हर एक टर्म से छोटी है। हमें प्रूव करना था कि जो ए है वो लेस देन इक्वल टू बी आएगा। ए एन ए को कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन यहाँ से हम ये मान के चले थे कि ए मेरा ग्रेटर देन बी है, तो हमें एक कंट्राडिक्शन मिली कि फिर हमारा ए एन जो है वो बी हमारा बड़ा होगा बी एन से, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ हमारी जो सपोजिशन थी वो गलत थी। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, कि अगर ए एन कोई सीक्वेंस है, बी एन सीक्वेंस है, ए एन की हर एक टर्म बी एन की सीक्वेंस से छोटी है और ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है और बी एन बी को कन्वर्ज कर रही है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ए होगा वो भी लेस देन और इक्वल टू बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं, स्विच प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इफ ए एन बी एन एंड सी एन आर देयर सीक्वेंस 3 सीक्वेंसेस सच दैट ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन, कि ए एन एक ऐसी सीक्वेंस है और बी एन भी एक ऐसी सीक्वेंस है जिन दोनों सीक्वेंसेस के बीच में सी एन एक सीक्वेंस लाई कर रही है, और हमें ए एन के बिहेवियर के बारे में भी पता है कि जो ए एन है वो ए को कन्वर्ज कर रही है और बी एन के बिहेवियर के बारे में पता है कि वो भी ए को कन्वर्ज कर रही है। तो जो हमारी मिडल वाली होगी ये सीक्वेंस, ये भी हमारी ए को कन्वर्ज करेगी। तो अगर हमें किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंस दिखाना होता है तो हम इसका स्विच प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। इसकी स्टेटमेंट एक बार यहाँ से पढ़ते हैं कि अगर ए एन बी एन सी एन आर 3 सीक्वेंसेस सच दैट ए एन, कि जो सीक्वेंस ए एन है उसकी हर एक टर्म लेस देन और इक्वल टू है सीक्वेंस बी एन से, बी एन लेस देन इक्वल टू है हमारा सी एन से फॉर ऑल एन। ठीक है, अब ए एन और सी एन इन दोनों का बिहेवियर हमें पता है कि ये दोनों की दोनों सीक्वेंसेस हमारी एल को कन्वर्ज कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी बीच वाली सीक्वेंस है वो भी हमारी एल को कन्वर्ज करेगी। तो यही इसमें बताया गया कि अगर ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन, अगर लिमिट ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन अगर हमें एल दे रहा है तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन भी हमें एल देगा। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। लेट एप्सिलन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, स्विच प्रिंसिपल को हम कैसे प्रूफ करते हैं। सिंस ए एन बी एन सी एन 3 सीक्वेंसेस गिवन है और हमें बिहेवियर पता है कि जो ए एन और सी एन सीक्वेंसेस हैं ये हमारी एल को कन्वर्ज कर रही है,
तो अब कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन यूज करेंगे। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू अ रियल नंबर एल इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट कि मोड ऑफ an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो उस कंडीशन का यूज करेंगे। नाउ सिंस an एंड cn बोथ कन्वर्ज टू l देयरफॉर देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m1 एंड m2 सच दैट मोड ऑफ an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 and mod cn minus l less than epsilon for all n greater than equal to m2। अब हमने यहाँ से कंसीडर किया कि जो हमारा m है वो मैक्सिमम है m1 m2 के लिए, तो ये कंडीशन हमारी m के लिए ट्रू हो जाएगी, जो ये कंडीशन है हमारी। तो यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए हमारे पास बनेगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन लेस देन a माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ से माइनस एप्सिलॉन लेस देन cn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर l को हम इधर ले आए तो ये बोल सकते हैं l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन एप्सिलॉन एंड लेस देन, ठीक है, ऐसे हम इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमने लिखा हुआ कि l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an, और गिवन है हमें कि जो an है वो लेस देन इक्वल टू bn है और जो bn है वो लेस देन इक्वल टू cn है। तो इस कंडीशन का हम यहाँ बीच में यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आएगा l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn एंड लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। तो अगर इन दोनों को हम हटा दें और सिर्फ इसको रखें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि l माइनस एप्सिलॉन लेस देन bn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ से मेरे पास आया कि जो bn सीक्वेंस है वो बिलोंग करती है l माइनस एप्सिलॉन कोमा l प्लस एप्सिलॉन से। सो bn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, तो इट मीन्स जो हमारी bn सीक्वेंस है वो भी हमारी l को कन्वर्ज करेगी। अगर हमें कोई 3 सीक्वेंसेस गिवन है लाइक an bn एंड cn और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn, और an का भी पता है कि ये l को कन्वर्ज कर रही है और cn भी l को कन्वर्ज कर रही है, तो जो हमारी बीच वाली सीक्वेंस होगी वो भी हमारी l को कन्वर्ज करेगी। ये होता है हमारा स्विच प्रिंसिपल या फिर सैंडविच थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सो डैट द सीक्वेंस bn वेयर bn इज इक्वल टू 1 बाय n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय n प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर कन्वर्स टू 0। अब इसको हम किसी न किसी नंबर से छोटा दिखा देंगे और किसी न किसी नंबर से बड़ा, और जो हमें छोटा और बड़ा जिससे दिखाएंगे उनका बिहेवियर पता होगा तो हम डायरेक्ट स्विच प्रिंसिपल जो हमने अभी अभी पढ़ा है उससे बोल सकते हैं कि जो हमारी बीच वाली सीक्वेंस है वो भी उसी नंबर को कन्वर्ज करेगी जिसको छोटे वाली सीक्वेंस और बड़े वाली सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमें पता है कि जो हमारा n प्लस n है वो ग्रेटर होता है n प्लस 1 से, तो जैसे ही हम 1 बाय n प्लस n करेंगे वो हमारा छोटा हो जाएगा n प्लस 1 से, ठीक है। यहाँ तो बड़ा था तो यहाँ से आ गया 1 बाय 2n लेस देन 1 बाय n प्लस 1, सिमिलर 1 बाय 2n लेस देन 1 बाय n प्लस 2। तो यहाँ पर हम ये वाली टर्म रख सकते हैं हर जगह कि 1 बाय 2n 1 बाय 2n 1 बाय 2n प्लस 1 बाय 2n का स्क्वायर अप टू सोन 1 बाय 2n का स्क्वायर, ठीक है। ये n टर्म्स है टोटल हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम ये रख लें 1 बाय 2n का स्क्वायर इनकी जगह, ये लेस देन इक्वल टू bn एंड लेस देन और इक्वल टू n बाय n स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये है कि n प्लस 1 हमेशा n से बड़ा होता है, तो n प्लस 1 का स्क्वायर भी बड़ा होगा n स्क्वायर से, और जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाय n प्लस 1 का स्क्वायर 1 बाय n स्क्वायर से छोटा है। तो यहाँ से मेरे पास आएगा n बाय 2n का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू n बाय n का स्क्वायर, ठीक है। तो n से n कैंसिल हो जाएगा ये वाला और इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 1 बाय 4n लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू 1 बाय n। अब जो ये 1 बाय n वाली सीक्वेंस है ये मेरी कन्वर्ज करती है 0 को, और जो 1 बाय 4n सीक्वेंस है ये भी 0 को कन्वर्ज करती है। तो ये कुछ इस टाइप की सीक्वेंस होगी an लेस देन इक्वल टू bn bn लेस देन इक्वल टू cn, और cn का बिहेवियर भी पता है कि ये हमारी 0 को कन्वर्ज कर रही है, an का बिहेवियर भी पता है ये भी हमारी 0 को कन्वर्ज कर रही है, तो जो बीच वाली सीक्वेंस है वो भी 0 को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। नाउ द सीक्वेंस an एंड cn सच दैट an इज इक्वल टू 1 बाय 4n
एंड सी एन इज इक्वल टू 1/n सच दैट ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन और सी एन इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स जो हमारी बीच वाली सीक्वेंस है वो भी 0 को कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड है। शो डैट द सीक्वेंस बी एन वेयर बी एन इज इक्वल टू 1/√n² प्लस 1 प्लस 1/√n² प्लस 2 प्लस 1/√n² प्लस n कन्वर्स टू 1। तो अब इसको शो करने के लिए हम ये दिखा सकते हैं कि n² प्लस n ये हमारा ग्रेटर होगा n² प्लस 1 से, और अगर हम अंडर लगा देते हैं तब भी ये इक्वलिटी ऐसे ही बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही हम रेसिप्रोकल करते हैं 1/√n² n लेस देन होगा 1/√n² प्लस 1 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस टर्म की जगह भी हम ये वाला पुट कर सकते हैं, इस टर्म की जगह भी ये वाला पुट कर सकते हैं और इसकी टर्म की जगह भी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आई वो कुछ इस टाइप से आई n/√n² प्लस n लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन और इक्वल टू n/√n² प्लस 1। तो अब मैं n यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ और n यहाँ से मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो ये 1/√n प्लस 1 ये बना मेरे पास लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन और इक्वल टू 1/√n प्लस, जैसे ही n यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/n आएगा मेरे पास, ठीक है। जो n से n है वो कैंसिल हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। तो अब ये वाली सीक्वेंस है, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो ये 1 को कन्वर्स करती है और बी एन इसके बीच में है, और जो लास्ट वाली है ये भी 1 को कन्वर्स करती है। तो ये कुछ सीक्वेंस प्रिंसिपल में जैसे था ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन और ए एन कन्वर्स टू 1 एंड सी एन कन्वर्स टू 1, तो हमारा बी एन भी 1 को चला जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा बी एन भी 1 को कन्वर्ज करेगा। तो हम स्विच प्रिंसिपल की हेल्प से इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है शो डैट लिमिट 1/√n प्लस 1 प्लस 1/√n प्लस 2 प्लस 1/√2n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अब इसके लिए भी हम स्विच प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो n प्लस 2 है वो हमारा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है n प्लस 1 से। सो अंडर अप्लाई करेंगे तब भी ये रहेगा, लेकिन जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√n प्लस 1 लेस देन हो जाएगा 1/√n प्लस 1 से। तो जो ये है इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू का साइन डाल के 1/√n प्लस 1। तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आएगी और ये इनइक्वालिटी आएगी तो जैसे ही नीचे से n कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा n की पावर 1/2 लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन और इक्वल टू n की पावर 1/2 एंड 1 प्लस 1/n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी को जा रही है और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे ये भी n को जा रही है। तो स्विच प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारी बीच वाली सीक्वेंस है वो भी हमारी इन्फिनिटी को जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है। कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहती है, इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस an/n कन्वर्स टू l। कि अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अगर वो l को जा रही है तो जो हमारा इनका सम होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस an/n वो हमारा l को कन्वर्स करेगा। इस थ्योरम का हम मोस्टली यूज़ करते हैं कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। अगर हमें कुछ इस टाइप का गिवन होता है 1 + 2 + n² तो हम इसका बिहेवियर चेक कर लेते हैं। जो an होता है an हमारे पास है यहाँ पर n², तो जो an है वो हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये जो पूरे का पूरा सम है ये भी हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो हम ऐसे कोशी फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द कन्वर्स ऑफ द कोशी थ्योरम इज़ नॉट ट्रू। इसका कन्वर्स क्या बनेगा कि अगर हमारे पास लिमिट अगर हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो थ्योरम है पहले वो लिखती हूँ, लिमिट l आ रही है तो ये इसके बाद ये अप्लाई करता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस अप टू सोन an/n भी हमारा l को कन्वर्ज करेगा। तो इसका कन्वर्स बनेगा कि अगर ये वाली टर्म होल्ड होती है तो क्या ये भी होल्ड होती है, तो इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता। द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज़ नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जो इसको गलत प्रूफ कर देगा। तो अगर हम लेते हैं an इज इक्वल टू -1 की पावर n,
तो हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ए एन है वो हमारा कन्वर्ज नहीं करता, लेकिन जो हमारी A1 प्लस A2 प्लस AN है वो हमारी कन्वर्ज करती है। तो AN इज इक्वल टू -1 की पावर n, तो जो इसका सम आएगा वो कुछ इस टाइप का होगा, A1 प्लस A2 प्लस AN बाई n इज इक्वल टू 0 अगर n इज ऑड, एंड -1 बाई n इफ n इज इवन। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे ही हम इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से वैल्यू हमें 0 मिलेगी। लेकिन जो ये यहाँ से ये आया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी A1 प्लस A2 प्लस अप टू सोन AN बाई n, ये तो 0 को कन्वर्ज कर रहा है। तो ये इम्प्लाई करना चाहिए था कि जो हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है AN वो भी 0 आए, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा क्योंकि हमने एक एग्जांपल ढूंढ लिया जिसमें जो हमारी AN सीक्वेंस है वो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ना होके ओसिलेट सीक्वेंस है, जो कि -1 से 1 के बीच में ओसिलेट करती है। तो कोशी फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कोशी थ्योरम पर बेस्ड ही, शो डैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 1। तो हमने an कंसीडर किया, an इज इक्वल टू n बाय अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n। तो हम जैसे ही यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये n अगर हम n कॉमन ले लें नीचे से तो ये बनेगा कुछ मेरे पास इस टाइप का, n स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बाई n, n से n कैंसिल हो गया। जैसे ही यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an हमारे पास 1 आएगा। तो ये इम्प्लाई करता है कि जो हमारा लिमिट कोशी फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी A1 प्लस A2 प्लस AN बाई n है वो भी मेरा 1 को कन्वर्ज करेगा। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n इंटू n बाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n बाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n बाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n, ये भी मेरा 1 को कन्वर्ज करता है। क्योंकि कोशी फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू L आता है तो जो हमारा सम होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी A1 प्लस A2 प्लस AN बाई n वो भी मेरा L को कन्वर्ज करता है। तो यहाँ से मैंने शो कर दिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN 1 को कन्वर्ज कर रहा है, तो जो इसका सम होगा वो भी मेरा 1 को कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा कोशी फर्स्ट थ्योरम पर बेस्ड है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कैसे हम क्वेश्चन पर कोशी फर्स्ट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही हमें an को पहचानना है। तो an की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, n की पावर 1 बाई n। तो जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1 बाई n करेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म्स आएगी वो हमारे पास 1 आएगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1 बाई n हमें 1 देगा। तो बाय द कोशी फर्स्ट थ्योरम सोन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी A1 प्लस A2 प्लस n की पावर 1 बाई n, ये भी मेरा 1 को कन्वर्ज करेगा। तो कोशी फर्स्ट थ्योरम से हम बिल्कुल ईजिली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कोशी फर्स्ट थ्योरम पर ही बेस्ड है। यहाँ पर अगर हम an ले तो वो हमारा कुछ इस टाइप का होगा, an टू n। तो जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, तो जो इसका सम है वो भी हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले an पहचानना है। an है हमारे पास 1 बाई n। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, तो ये वैल्यू हमें 0 देगा, तो जो इसका सम है वो भी हमारा 0 की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है हमारे पास, अगर हम इस सारी टर्म्स में से 1 बाई n कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से कुछ इस टाइप का बचेगा 1 बाई 4n। तो ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी हमें 0 वैल्यू देगा। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम नंबर 14, if an be a sequence such that limit n tends to infinity an plus 1 by an is equal to L, when mod L less than 1 then limit n tends to infinity an is equal to 0। तो अगर हमारे पास इस टाइप की कोई कंडीशन आती है कि लिमिट n tends to infinity an plus 1 by an L आ रहा है और जो L है वो मेरा -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, -1 लेस देन L लेस देन 1, तो ये जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है an, ये मेरी 0 की तरफ जाएगी। ठीक है, इफ़ an बी ए सीक्वेंस सच डैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाई an, अगर L है और L मोड L लेस देन 1 है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an 0 की तरफ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास कि अगर L ग्रेटर देन 1 हुआ, वो क्या थी कि अगर मोड L लेस देन 1 हुआ
तो जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करने के बाद an आएगा वो मेरा 0 आएगा। लेकिन जैसे ही l ग्रेटर देन 1 हो गया, तो जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an करेंगे तो वो हमें इन्फिनिटी वैल्यू देगा। ठीक है, इसके प्रूफ बिल्कुल सिंपल है, ये आप कर सकते हो। वैसे प्रूफ की CSI या नेट के एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। इफ़ an बी ए सीक्वेंस सच डैट, हमें टेस्ट सीखने कि कैसे हम किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बोल सकते हैं और वो कहाँ कन्वर्ज कर सकती है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर an कोई सीक्वेंस है सच डैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाई an इज इक्वल टू l, और l मेरा ग्रेटर देन 1 है, तो मैं बोल सकती हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास एक रिजल्ट बन गया कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाई an, ये हमारे पास l आ रहा है। अगर l मोड l लेस देन 1 है, यानी l की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो हम बोलेंगे जो हमारी an सीक्वेंस है वो हमारी कन्वर्ज कर रही है 0 की तरफ। लेकिन अगर यही l हमारा ग्रेटर देन 1 आ गया तो हम बोलेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an हमारा इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सो डैट फॉर एनी नंबर x लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n बाय अंडर रूट n इज इक्वल n फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इस पे हम वही रिजल्ट अप्लाई करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाय an, अगर इसकी वैल्यू l आएगी, मान लेते हैं अगर ये वाला l हमारा ग्रेटर देन 1 हुआ तो बोल देंगे कि ये हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर यही l हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 हुआ तो हम बोल देंगे यहाँ से कि जो ये सीक्वेंस है हमारी, ये हमारी कन्वर्ज कर रही है 0 की तरफ। तो an अप्लाई किया। अब an हमारे पास है x की पावर n बाय n फैक्टोरियल, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाय an, तो यहाँ से वैल्यू आई हमारे पास x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल बाय x की पावर n। तो x की पावर n के साथ x की पावर n कैंसिल हुआ, लेकिन एक x बचा और ये बाय में n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल और ऊपर है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये बना x बाय n प्लस 1। ठीक है, अब चेक करते हैं, हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x बाय n प्लस 1। तो जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 देगा और 0 हमारा लेस देन 1 होता है। तो अगर मोड l हमारा लेस देन 1 -1 और 1 के बीच में लाई करता है तो हम बोल सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। तो वो थ्योरम जो अभी अभी ऊपर पड़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास इसी रिजल्ट पर बेस्ड है जो हमने 14 और 15 रिजल्ट पढ़ा है कि अगर हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाय an, अगर l आ रहा है, अगर वही l लेस देन 1 है, उसका मोड लेस देन 1 है, तो जो कन्वर्ज करेगी हमारी an 0 की तरफ, और अगर यही l हमारा ग्रेटर देन 1 है यहाँ से, तो हम बोलेंगे जो ये हमारी सीक्वेंस है an वो हमारी डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को। ठीक है, अब करते हैं इसका प्रूफ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 इंटू m माइनस n प्लस 1 n फैक्टोरियल x की पावर n मोड x लेस देन 1। तो an हमारे पास आ गया m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस n प्लस 1 बाई n फैक्टोरियल x की पावर n। तो अब निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाय an। तो ये आया मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी m माइनस n बाय n प्लस 1 इंटू x। तो n हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो n कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से है m बाय n माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय n। तो ये भी 0 को चला जाएगा, ये भी, तो यहाँ से आएगी वैल्यू x। ठीक है, माइनस x, और गिवन है हमें कि जो माइनस x मोड x है वो लेस देन 1 है, तो इट मीन्स ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मोड l लेस देन 1। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आती है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, स्विच प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद 2 थ्योरम्स की हमने। अब हम पढ़ेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ Sn प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू Sn फॉर ऑल n and monotonically decreasing if Sn plus 1 less than equal to Sn for all n। कि किसी भी सीक्वेंस को मोनोटोन कब बोलते हैं, मोनोटोन जब बोलते हैं या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। अब हम समझते हैं कि कब हम किसी सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलते हैं और कब किस सीक्वेंस को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलते हैं। अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ Sn प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू Sn फॉर ऑल n एंड मोनोटोनिकली
decreasing if Sn plus 1 less than equal to Sn for all n. It is said to be monotonic if it is either monotonically increasing or monotonically decreasing. ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन होगी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए क्या है हमारे पास एस एन लेस देन और इक्वल टू एस एन प्लस 1 आना चाहिए, और मोनोटोनिकली ये हमारे पास हो गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये हो गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए एस एन ग्रेटर देन इक्वल टू एस एन प्लस 1। और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन होल्ड होती है तो हम बोल देते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस है वो मोनोटोन सीक्वेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है अ सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग for all Sn plus 1 greater than Sn। यहाँ हम इक्वलिटी नहीं डालते, Sn plus 1 greater than Sn and strictly decreasing if Sn plus 1 less than Sn। ठीक है, यहाँ पर हम इक्वलिटी नहीं डालते जहाँ भी हम स्ट्रिक्टली की बात करते हैं। The importance of monotonic sequence lies in the fact that they cannot oscillate, कि जो हमारी मोनोटोन सीक्वेंस होती है ना वो कभी भी ओसिलेट नहीं करती, या तो वो कन्वर्ज करेगी या वो डाइवर्ज करेगी। अगर वो हमारी बढ़ती जा रही है मतलब मोनोटोन हो रही है, अगर इंक्रीज कर रही है तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, अगर डिक्रीज कर रही है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो उसका बिहेवियर कभी भी हमारा जो होता है वो ओसिलेट बिहेवियर नहीं होता। उसके बाद थ्योरम है अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ अ मोनोटोन सीक्वेंस इज दैट इट इज बाउंडेड, कि अगर जो हम बोल सकते हैं कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए, कि वो हमारी मोनोटोन सीक्वेंस होनी चाहिए और वो हमारी बाउंडेड सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्रोलरी है अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्स टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्स टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कि जो भी सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है वो पक्का अपने लीस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करेगी, और जो भी सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है वो पक्का अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ नॉट बाउंडेड अबव, कि कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, वो सीक्वेंस बढ़ती जा रही है। इट मीन्स Sn प्लस 1 ग्रेटर देन Sn फॉर ऑल n, कि वो सीक्वेंस बढ़ती जा रही है। विच इज़ नॉट बाउंडेड अबव, वो बाउंडेड अबव भी नहीं है, उसका कोई अपर बाउंड भी हम नहीं ढूंढ पा रहे, तो वो सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी को। यही लिखा हुआ है कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ नॉट बाउंडेड अबव डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर इसका प्रूफ है लेट Sn बी ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नॉट बाउंडेड अबव, लेट G बी एनी नंबर हाउ एवर लार्ज, G कोई भी बड़े से बड़ा नंबर लिया, सिंस दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m। जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग यानी हमारी जो सीक्वेंस है वो बढ़ती जा रही है, यानी Sn प्लस 1 ग्रेटर देन आ रहा है Sn से फॉर ऑल n के लिए, और वो अनबाउंडेड अबव भी है, तो हमें एक ऐसा Sm मिल गया ग्रेटर देन G एंड Sn ग्रेटर देन इक्वल टू Sm फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू G। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो हमारा Sn है यहाँ से आया हमारे पास Sm ग्रेटर देन G, और यहाँ से आया कि जो हमारा Sm है उससे बड़ा है हमारे पास Sn, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा Sn है वो ग्रेटर देन G है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू G। तो हम कोई भी अपर बाउंड नहीं ढूंढ पा रहे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो पढ़ा एक बार रिव्यू ले लेते हैं उसका। सबसे पहले हमने जो कल थ्योरम्स पढ़ी थी उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स किए। नेक्स्ट हमने सम इम्पोर्टेंट थ्योरम की कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a आ रहा है और an जो सीक्वेंस की हर एक टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो जहां वो कन्वर्ज करेगी वो नंबर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट हमने जो थ्योरम पढ़ी थी वो थ्योरम थी हमारे पास अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an हमारे पास a आ रहा है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn हमारे पास b आ रहा है और an ग्रेटर देन और इक्वल टू bn है, तो जहाँ ये कन्वर्ज कर रही है तो a b ग्रेटर देन और इक्वल टू b होगा। उसके बाद हमने पढ़ा स्विच प्रिंसिपल कि अगर an bn एंड cn 3 सीक्वेंसेस हैं सच डैट
ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन। और जो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन हमारा और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन हमारा एल को कन्वर्ज कर रहा है, तो जो इन दोनों के बीच वाली सीक्वेंस है वो भी हमारी एल को कन्वर्ज करेगी। ये होता है हमारा स्विच प्रिंसिपल। उसके बाद हमने पढ़ा कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स कि अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल आता है तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू सोन ए एन बाई एन, तो ये भी हमारा एल को कन्वर्ज करेगा। कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट इसको बोलते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स का कन्वर्स ट्रू नहीं होता। उसके लिए एक एग्जांपल लिया -1 की पावर n। जो इसका ये वाला सम है ये हमारा 0 को कन्वर्ज कर रहा था, लेकिन ये एक ओसिलेटिंग सीक्वेंस है, ये हमारी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। उसके बाद हम आए कि मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है। कोई भी सीक्वेंस मोनोटोन सीक्वेंस तब होती है जब वो या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब बोलेंगे? जब Sn+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू Sn हो जाए, ये होगी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और अगर Sn+1 लेस देन इक्वल टू Sn हो जाए तो ये होगी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो वहाँ पर हम जो इक्वलिटी का साइन है वो हटा देते हैं, तो Sn+1 ग्रेटर देन Sn और Sn+1 लेस देन Sn। तो ये हो गया हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट हमने ये थ्योरम पढ़ी कि अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वो सीक्वेंस हमारी कभी भी या वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो वो कभी भी ओसिलेट नहीं करती, या तो वो कन्वर्ज करती है और या फिर वो डाइवर्ज करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी सीक्वेंस है हमारी, अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और अनबाउंडेड अबव है, तो वो पक्का हमारी जो सीक्वेंस है वो हमारी डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी की तरफ। और अगर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो वो डाइवर्ज करती है -इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो जो वो कन्वर्ज करेगी वो अपने लीस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करती है। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड बाउंडेड बिलो है तो वो सीक्वेंस हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कन्वर्ज करती है। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स एंड स्विच प्रिंसिपल। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। और एक रिजल्ट जो हमने मिस कर दिया वो ये था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 बाय an। ये l आता है, अगर इस l की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये जो an है हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an ये हमें 0 देता है। और अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an ये l हमारा ग्रेटर देन 1 है तो ये इन्फिनिटी देता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिस पर बेस्ड आज हमने 3 क्वेश्चन भी किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए।